नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। जीवन में फोकस बनाना सीखो। जो चाहते हो सब आपको मिल जाएगा। चले आगे। सर कैसे बनाएं? बताऊंगा कभी अलग से। फोकस कैसे बनाया जाता है। फोकस एक तलवार की धार की तरह होता है, जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में यूं बांट देती, चुटकी बजाते हुए। मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर है आपका। ज्ञान की बातें हो गई, अब किताबी बातें कर लेते हैं। पति पत्नी का रिश्ता है डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर का। तो पत्नी पति से दो चीजों की डिमांड करती है, एक हिसाब और एक हिस्सा। हिस्सा मतलब मैनर ऑफ पेमेंट यानी कि जीएसटी का पेमेंट, और हिसाब मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो पहले ये हिस्सा तय करते हैं और हिस्से का पेमेंट करते हुए हिसाब भी बनाकर दे देंगे। खाली खाली हिसाब दिया, हिस्सा नहीं दिया, तो उसे वैलिड हिसाब, वैलिड रिटर्न नहीं माना जाता है। नॉर्मली यही होता है कि एक सप्लायर होता है। ये सारी चीजें ना नई मैंने इस बार डाली अपनी कॉम्पैक्ट बुक के अंदर, बेहद खूबसूरत बनाया मैंने इसको। सप्लायर है और ये इनवार्ड सप्लाई यहां से लेकर आया। 18,000 रुपए का जीएसटी बनता था। आईटीसी किताबों में बुक कर लेगा, यहां पर ये 18,000 रुपए का। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक कर लिया मालिक। और फिर इसको ये अपनी आउटपुट लायबिलिटी बनती थी 27,000 रुपए की, और 27,000 का पेमेंट करने के लिए ये व्यक्ति 18,000 रुपए का आईटीसी भी इस्तेमाल कर पाएगा, और बैलेंस 9,000 इसे कैश में जमा करना पड़ जाएगा। अब हिस्सा कैसे दिया जाता है, कैलकुलेशन तो कर ली, बट पत्नी तक ये हिस्सा कैसे कैसे पहुंचाया जाएगा वो बात हम करने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आईटीसी बुक करने की हम यहां पर बात करते हैं, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं आईटीसी चैप्टर के अंदर। कौन कौन सी कंडीशंस हैं आईटीसी बुक करने के लिए, सेक्शन 16, 17, 18 एंड सो ऑन। और उसको यहां पर पे ऑफ कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसके लिए आता है आपका चैप्टर मैनर ऑफ पेमेंट का। ठीक साहब? हाँ साहब। तो पेमेंट करने के लिए जाना है तो आपको जो तीन महान लेजर हैं उनमें कैसे रिएक्शंस आएंगे उसकी बात करते हैं। हमारे पास दो एसेट लेजर होते हैं और एक हमारा लायबिलिटी का लेजर होता है। दो एसेट लेजर में कैश लेजर हो गया और एक क्रेडिट लेजर हो गया, और लायबिलिटी में सिर्फ एक ही आता है, ई लायबिलिटी रजिस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेमेंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे आप बैठ जाते हैं तो ये चेक कीजिएगा कि क्या आपके पास कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। ये जो ई कैश लेजर होता है, इट जस्ट लाइक पेटीएम वॉलेट। मेरे मोबाइल में भी मैंने आपको डाउनलोड कर रखा है उसे, और मुझे अगर कहीं पर 9,000 रुपए की पेमेंट अगर करनी है तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे पास इतना बैलेंस है या नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, अच्छा है। और अगर नहीं है तो मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऐड करना पड़ेगा सो दैट मेरा टोटल बैलेंस 9,000 हो जाए। अगर मेरा बैलेंस 0 है तो पूरा का पूरा 9,000 मुझे पहले ऐड करना पड़ता है, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ऐड करूं या किसी से उधार लूं पेटीएम के अंदर, या जैसे मर्जी करके। तो एक वॉलेट होता है, और आजकल तो देखिए हर जगह वॉलेट का चक्कर चल जाता है। अमेजन वगैरह पे जाइए तो इनके भी अपने वॉलेट बने हुए हैं, वहां पर आप पैसा रख सकते हैं अपना। किसी अच्छे फूड कोर्ट में जाइए या किसी गेम जोन में जाइए, वहाँ भी वॉलेट चलते हैं जहाँ पर मल्टीपल वैरायटी ऑफ गेम्स हैं। पहले आप इकट्ठा 5,000 रुपये जमा कर दीजिए, वॉलेट आपका बन जाएगा, कार्ड मिलेगा, आप वहाँ से उसको पेमेंट करते रहिएगा। कुछ बचता है तो वापस लेना, कन्वीनियंट वे हो जाता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर ये वॉलेट होता है। तो मान के चलते कि मेरे वॉलेट के अंदर पहले से कोई बैलेंस नहीं है, वो 0 पड़ा हुआ है, तो मुझे पहले उसमें 9,000 रुपये ऐड करने हैं। जीएसटी पोर्टल पर जाऊंगा, पेमेंट पर क्लिक करूंगा और उसके अंदर जाकर क्रिएट चालान पर क्लिक करूंगा। क्रिएट चालान करते ही मेरे सामने ब्लैंक चालान खुल के आ जाएगा। उस के अंदर कई सारी पॉकेट बनी हुई होती हैं। सीजीएसटी के टैक्स के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इंटरेस्ट के अंदर किसका, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का या यूटीजीएसटी किसका, ऐसी पेनल्टी, फीस एटसेट्रा। तो आपको क्या पे करना है, सीजीएसटी का टैक्स भरना है, सीजीएसटी का इंटरेस्ट भरना है, सीजीएसटी की फीस भरनी है, सीजीएसटी की पेनल्टी भरनी है, जो भी आपको अमाउंट भरना हो, एंड सो ऑन, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी।
आपको जो भी भरना है उतना अमाउंट उसमें डालिए, और डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मैनुअल पेमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करना चाहते हैं, आप जैसे आपकी मर्जी कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देता हूं। सिलेक्शन करूंगा, चेकआउट वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, मुझे बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा मेरे की पर, आईडी पासवर्ड डालूंगा और मेरा पैसा वहां पर ऐड हो जाता है। ध्यान दीजिए, ई कैश लेजर यानी वॉलेट के अंदर रखा हुआ पैसा मेरा है, उसका नहीं। किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, गेम जोन में जाते हैं, तो वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा मेरा है जब तक कि वो खर्च ना हो जाए। ऐसे ही ई कैश लेजर के अंदर पड़ा हुआ पैसा मेरा है जब तक कि मैं उसे फाइनली पे ऑफ गवर्नमेंट को ना कर दूं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग माई GSTR 3B। ठीक, यस सर। तो यहां पर आकर हम चालान अपना ऑनलाइन ऑफलाइन अपना पे ऑफ कर देते हैं, और पे ऑफ करने के बाद जैसे ही पैसा बैंक में आकर क्रेडिट होता है तो बैंक GST पोर्टल को एक सूचना भेजेगा कि भाई साहब आ गया, भैया आ गया जी। तो जैसे पोर्टल को GST पोर्टल को सूचना जाएगी तो वो हमारे ई कैश लेजर के अंदर उतना पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमें तसल्ली है कि हमारे ई कैश लेजर नाम के वॉलेट में उतना पैसा आ चुका है। ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है, नहीं, 10,000 तक की GST की पेमेंट है ऑफलाइन मोड में। आप चालान की कॉपी लेकर जाइए बैंक में, चेक वेक लगा दीजिए और उसका पेमेंट वहां पर आप कर सकते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिन पे सरकार ट्रस्ट करती है तो वो भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चेक वेक से जैसे मर्जी करके ये भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, या फिर कभी कोई रेड पड़ती है, सर्च एंड सीजर वगैरह होता है, तो ऐसे हालातों के अंदर भी किया जा सकता है ऑफलाइन पेमेंट, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी है। ठीक, ये तो ही हमारे ई कैश लेजर की बात। एक छोटी सी बात और ऐड करूं इसके अंदर आकर मैं, जब हम पोर्टल पे जाके चालान क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक सी पिन जनरेट होता है। वो सी पिन लिखा होता है चालान के ऊपर ही, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 डिजिट का ये कोड होता है। और जब हमारा पैसा बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो बैंक का भी अपना 3-4 डिजिट का कोड होता है जो सी पिन के पीछे ऐड हो जाता है, एंड द होल डिजिट्स आर कॉल्ड एज सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सिन कम्युनिकेट किया जाता है बैंक की ब्रांच से GST पोर्टल को, जिससे वो रिकॉग्नाइज करता है और अकॉर्डिंगली रेलिवेंट ई कैश लेजर के अंदर वो पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं ई लायबिलिटी रजिस्टर की। जो आपका 3B है, 3B फाइल करते समय आप अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। जो 2A या 2B कह सकते हो वो आपका लिंक किया हुआ है 3B से, जिसमें कि आपका जो क्रेडिट होता है वो रिफ्लेक्ट, मैं ई क्रेडिट लेजर की बात कर रहा हूं, तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है वैसे करके। ठीक है साहब, तो लेजर क्रेडिट मेरे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में फिर यहां पर आते हैं अपने ई लायबिलिटी रजिस्टर के ऊपर। जब पोर्टल पर जाते हैं, या थ्योरेटिकली मैं जो भी बोल रहा हूं दोनों चीजों को मिक्स करके बोल रहा हूं, पोर्टल पर जब जाते हैं आप चेक करना, ई लायबिलिटी रजिस्टर चेक करोगे तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे वहां पर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में आपकी रिटर्न बेस्ड लायबिलिटीज हैं या सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज हैं, जो हस्बैंड ने खुद बताई हैं कि ये मेरी लायबिलिटीज बनती हैं, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होती हैं। जो पार्ट 2 है उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिमांड्स निकाली जाती हैं वो वहां पर होती हैं। वो अगर आपको देखनी है तो आपको डिमांड आईडी आपके हाथ में होनी चाहिए। डिमांड आईडी वहां पर ऑप्शन आएगा पूछ डालने के लिए, वो डालिए, आपकी डिमांड्स वहां पर आकर दिख जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका पेमेंट एक क्रम में किया जाता है। पहले फर्स्ट पार्ट की जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेंगे, फिर सेकंड पर सेकंड पार्ट वाली को। मोरओवर जो फर्स्ट पार्ट के अंदर लायबिलिटीज आ रही हैं उसमें पहले पुराने पापों को धोएंगे, अगर कुछ पुरानी लायबिलिटीज हैं तो उनको पे ऑफ करेंगे। उसके बाद जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उनको यहां पर पे ऑफ करवा दिया जाता है। उसके बाद सारे हमारे तीनों लेजर हमारे तैयार हैं। अब हम फाइनली 3B अपना फाइल कर रहे हैं। तो पहले मैं अपना क्रेडिट को इस्तेमाल करूंगा और जो भी मेरा 9,000 मुझे कैश लेजर से देना था वहां पर क्लिक करूंगा कि इतना मुझे कैश लेजर से एडजस्ट हो जाए, तो वो खुल जाए, सिम होते ही एडजस्ट हो जाएगा और फिर फाइनली पैसा सरकार के खाते में पहुंच जाएगा। कैसे करते हैं इसको हम यूटिलाइज, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है। इसका सीक्वेंस होता है, एक एक्सटर्नल है 1 2 3 और इंटरनल सीक्वेंस होते हैं इसके। पहले यहां पे बात करेंगे IGST के लिए, फिर CGST या SGST के लिए किसी भी रेशियो में किसी भी तरीके से। तो ये A ये है और B ये दोनों हैं, इक्वल हैं। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नंबर आएगा अपना साहब यहां पर आकर CGST का, तो पहले अपने के लिए फिर पराई के लिए इस्तेमाल हो सकता है, A ये रहा और B ये रहा। ऐसी SGST
पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, बचेगा तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। और जिस पैटर्न पर एसजीएसटी काम करता है उसी पैटर्न पर आपका यूटीजीएसटी भी काम करके चलता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मालिक, ये तो रही लेजर्स की बात और मैंने आपको इसी आड़ में सारी बातें सिखा दी। ये तीनों सेक्शंस और साथ में रूल 88A जो आपका आता है वो तमाम बातें यहां हो चुकी हैं। भरोसा नहीं तो पढ़ के देख लीजिएगा। यहां बता रहा है ई कैश लेजर के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, सीपेन आपका तैयार हो जाता है, पूरी प्रोसेस बता रखी है चालान को आगे पे ऑफ करने के लिए। ई लायबिलिटी रजिस्टर की सारी बातें ये आ गई, ई क्रेडिट लेजर की सारी बातें आपकी यहाँ पर ये आ गई और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ये आ गया। रिफंड ऑफ बैलेंस, मेरे पेटीएम वॉलेट में आज कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्या मैं वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ? ओ या ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ पासिंग ऑन, वो ये मान के चलते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ एक पूरी चेन होती है साहब, इस चेन में सरकार को या तो टैक्स चाहिए या कंट्रोल चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि भाई अगर मान लो कुछ गलती से हालांकि इस पॉइंट की जरूरत हमें पड़ती है रिफंड चैप्टर में जाके, कि अगर मान लीजिए 5% की बजाय 12% का टैक्स चार्ज हो जाता है तो ये माना जाता है कि एक्सेस 7% इसने इसको पास ऑन कर दिया, इसने इसको पास ऑन कर दिया, इसने इसको पास ऑन कर दिया, ऐसे करके पास ऑन कर देते हैं और अल्टीमेटली लोड एंड यूजर के पास चला जाता है। तभी तो ये कहा जाता है कि जब सरकार रिफंड देती है तो इस प्रिजम्पशन को धारण कर लेती है और पैसा ऑलवेज कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। तो डेट ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कि जब वो ई कैश लेजर के अंदर दिखना शुरू हो जाए वहां पर माना जाता है। टैक्स ड्यूज मतलब अपने टैक्स वाले ड्यूज हो गए, अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह यहां पर आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 50 है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट को निकालते समय 3 बातों का ध्यान रखना होता है। क्या कि अमाउंट कौन सा है, नंबर 2 रेट क्या है और नंबर 3 पीरियड क्या है। जहां तक सवाल है पीरियड का, तो डेज बेसिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ड्यू डेट के बाद जितने भी दिनों का डिले है वो आपका आएगा। जैसे मान लीजिए 20 तारीख मेरी यहां पर ड्यू डेट है और हम 28 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि पहला दिन जुड़ेगा आखिरी दिन घटेगा, सिंपल 28 में से 20 माइनस कर दो, 8 दिन आ गए, 8 दिन का आपको यहां पर ब्याज भरना पड़ेगा। सर मान लीजिए 20 तारीख को था और 20 जनवरी हमारी ड्यू डेट थी सर और हम इसे पे करते हैं 5 फरवरी को, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 31 का महीना होता है, 31 में से 20 गए तो 11 बचे, 5 दिन आगे चढ़ गए। जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उस दिन के दिन को भी शामिल किया जाता है। 5 दिन ये हो गए, 16 दिन का आपको यहां पर ब्याज देना पड़ जाएगा। डेज बेसिस पर कैलकुलेशन होगी। जहां तक सवाल है रेट का, तो रेट 2 हैं, 18% और 24%। फ्रॉडुलेंट इंटेंट वाले अगर आप हैं, आगे से या पीछे से कोई गड़बड़ करते हैं, आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रखा है या फिर आपने आउटपुट लायबिलिटी को यहां पर इवेड कर रखा है, ऐसे हालातों में 24% का रेट है, नहीं तो फिर आपका 18% का रेट रखवा दिया जाता है। ठीक साहब? साहब ठीक है? हां साहब। तो साहब आगे बात करते हैं। अब यहां पर आता है आपका ये अमाउंट, कौन से अमाउंट पे लगेगा? तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे लगेगा। आउटस्टैंडिंग में क्या ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा? आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट उस पे या ग्रॉस पे, काफी चर्चा का विषय रहा है। तो नॉर्मल प्रोविजन के मुताबिक ये ग्रॉस पर ही लगाया जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक सरकमस्टांस के अंदर ये आपका लगाया जाएगा नेट के ऊपर। वो सरकमस्टांस क्या है? अगर एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की सप्लाई है, सपोज करो जनवरी महीने की सप्लाई है, कोई ट्रांजैक्शन जनवरी में हुई थी और आप उसे जनवरी की रिटर्न के साथ ही शो कर रहे हैं, लेकिन वो वाली जो रिटर्न है वो आपकी लेट हो जाती है, उसे आप अप्रैल में फाइल कर रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन जिस महीने की थी उसी महीने की रिटर्न में आप शो कर रहे हैं, लेकिन वो आप मतलब आप वैसे कोई दिमाग में कोई दोष नहीं है कि आप छुपा गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ भी नहीं। जिस महीने की रिटर्न है उसी महीने, जिस महीने की ट्रांजैक्शन है उसी महीने की रिटर्न में आप उसे दिखा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो पर्टिकुलर रिटर्न आपकी लेट फाइल हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो नेट पे लगाया जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक तोड़ है। क्या कि आपके ये अप्रैल से पहले अगर मान लीजिए इन बिटवीन कोई नोटिस आ जाता है और आप नोटिस की वजह से आपको रिटर्न भरनी पड़ रही है, मतलब एक होता है खुद पकड़ना
खुद पकड़वाना, और एक होता उसने पकड़ लिया, कि नोटिस के दबाव में आकर नोटिस आने के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, ऐसे की तैसी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वहां पर जो रेट आपका जो अमाउंट है वो ग्रॉस ही कंसिडर किया जाएगा। सरकार ने ये जो नेट वाला फॉर्मूला दिया है ये बड़े दबाव में आकर दिया है, वरना वो तो शुरू से अपना ये लेके चल रहे थे। फिर बाद में आके काफी झगड़ेबाजी हुई और ये नेट वाला जो प्रोविजन है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, 1/7/2017 से लागू किया गया, बट इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ओनली। नंबर 1, जनवरी महीने की अगर ट्रांजैक्शन है, जनवरी की रिटर्न में ही शो हो रही हो और रिटर्न लेट फाइल हो रही हो एंड रिटर्न फाइलिंग से पहले कोई नोटिस ना आया हो, अगर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बुके बनता है तो नेट पर, अन्यथा ग्रॉस पर ही लगाया जाएगा। आगे आता है सेक्शन नंबर 53 करके, कि अगर मैं सीजीएसटी फंड, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है, अगर मैं सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लेता हूं फॉर आईजीएसटी के लिए, तो फिर क्या करना होता है। ये तो टैक्स पेयर ने कर दिया, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट पत्नी को इंटरनली करनी पड़ती है, सरकार को इंटरनली करनी पड़ती है। 1000 रुपए का जो क्रेडिट था वो यहां पर यूज हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, अब 1000 रुपए सीजीएसटी फंड से ट्रांसफर करने होंगे आईजीएसटी फंड को। कितने, 1000 यहां से उठकर यहां पर आपको ट्रांसफर करने पड़ जाएंगे। सिमिलरली बाकी चीजों में लगा सकते हो कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हुआ है 500 रुपए का, तो सरकार उतना पैसा आईजीएसटी फंड से सीजीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो ये वाली बात सेक्शन 53 में लिखी हुई है। इट इज लाइक सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। 53A की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। तो जो आपका ये ई कैश लेजर होता है, इसके अंदर जो इंटरनल बॉक्स बने होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरेस्ट का वगैरह का, तो इंटरनल फंड ट्रांसफर पॉसिबल है पीएमटी 09 फॉर्म के, जीएसटी पीएमटी 09 के तहत। मैंने क्लास में करके भी आपको दिखा रखा है। तो अगर एक सेल से दूसरे सेल में अमाउंट जाएगा तो इसके लिए एक प्रकार से रिफंड बन जाएगा और इसके लिए डिपॉजिट यहां पर आकर बन जाता है। उस बात की अथॉरिटी यहां 53A के अंदर दी जा रही है। 86B ये रेलिवेंट है और इसकी समरी मैंने आपको यहां पर रूल से पहले ही बनाकर दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर, ओ भाई साहब इधर हमारी तरफ, अगर आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है, मैं टैक्सेबल की बात कर रहा हूं, टर्नओवर 3 प्रकार का होता है, एक आपका जीरो रेट होता है, एक टैक्सेबल होता है और एक आपका एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड के अलग अलग मायने, निल रेटेड, 100% एग्जेम्प्टेड। मैं टैक्सेबल की बात कर रहा हूं कि अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है महीने का, किसी पर्टिकुलर मंथ का, तो आपको कम से कम 1%, देखो ज्यादा हो जाए तो प्रभु इच्छा, ज्यादा हो जाए तो प्रभु इच्छा, लेकिन आपको कम से कम 1% तो अपने ई क्रेडिट लेजर से देना ही है। जैसे मान के चलिएगा कि एक व्यक्ति है जिसकी ग्रॉस लायबिलिटी बनती है यहां पर 100 रुपए की, ठीक है। इसके पास यहां पर क्रेडिट अवेलेबल कितना था सर जी, क्रेडिट अवेलेबल था 60 रुपए का, या मान के चलिए क्रेडिट अवेलेबल था इसके पास में सपोज कीजिए 150 रुपए का। तो वैसे अदरवाइज तो ये पूरा का पूरा अपना यहां पर क्रेडिट ही इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक कम से कम 1% आपको कैश में देना ही पड़ेगा। आप इसे 99 का ही यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की 100 रुपए की बनती है, आईटी से उसके पास में 40 रुपए का था, 60 कैश में दे दिए, मैं तो भैया कम से कम इतनी कह रहा हूं, आप 60 दे रहे हो, आप तो जीनियस हो, आप तो महान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कम से कम 1% जाना जरूरी होता है। ये क्या है ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। जनरली जो लोग फेक इनवॉइसिंग में डील करते हैं तो पीछे से फेक लेते हैं, फेक देते हैं, फेंक देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के पास क्रेडिट का भंडार होता है। ये कैश में कभी पेमेंट करते नहीं है, फेक आईटीसी को यूटिलाइज करके दिखाते हैं अगेंस्ट द फेक आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए कि भाई देखे तो सही किन किन के पास क्रेडिट का भंडार पड़ा हुआ है, तो जैसे ही डालेंगे 1% में तो सॉफ्टवेयर छटनी कर देगा कि हमें उन लोगों को दिखाइए कि जिनका 1% आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी है। अब सरकार वहां से उनको चेक करना शुरू करेगी। हम उनमें फिल्टर पहले लगा चुके, भैया हमें वो दिखाना जिनका कारोबार 50 लाख से ऊपर वाला है, बड़े बड़े प्लेयर को दिखाना, ये छोटे मोटे की बात, छोटे खिलाड़ी की बात मत करके चलना। तो ये बेसिकली लोग करते क्या है। दूसरा इसका एंगल क्या होता है
कि एक तो ये फेक इनवॉइसिंग करते हैं, दूसरा ये खुद को पर्दे के पीछे रखते हैं और जो अपनी फर्म्स होती है ना उसे ड्राइवर, नौकर, माली इनके नाम पर बनाते हैं। तो यहां से कुछ लोगों को जाति ना हो, दिक्कत ना हो जाए, तो कुछ को बाहर निकाल दिया गया कि उन पर ये 1% का प्रोविजन लागू नहीं होगा। किन के ऊपर? यदि ओनर, डायरेक्टर, कर्ता वगैरह जो हैं, अगर आपके पिछले 2 सालों में 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स भर रहे हो तो इससे यह पता लगता है कि यह फर्म जेन्युइन है, अर्थात ये फर्म किसी नौकर या माली के नाम पर नहीं है जिसकी सैलरी सिर्फ 20,000 या 15,000 रुपए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका टैक्स ही नहीं बनता। अगर आपका मालिक आदमी का 1 लाख से ऊपर का पिछले 2 सालों में टैक्स भरा है उसने 1 लाख से ऊपर का, तो हम आपको इस रिक्वायरमेंट से बाहर निकाल देते हैं, इस ट्रैकिंग डिवाइस को आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। या आपने रिफंड क्लेम किया आईटीसी का, आईटीसी रिफंड क्लेम करने का मतलब आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि आपका आईटीसी होता ही होता है। जैसे मान लो आप 0 रेट सप्लाई करते हो तो आपका आईटीसी बनता ही बनता है, या इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर है, इन हालातों में आप लोग आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हो। तो आपका बिजनेस नेचर ही ऐसा है, मॉडल ही ऐसा है कि आप रिफंड क्लेम करते हो, तो आप के ऊपर भी 1% की रिक्वायरमेंट हम नहीं लगा रहे क्योंकि आप जेन्युइन दिख रहे हो हमें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये तो चोरी चकारी करेंगे नहीं, तो ट्रैकिंग डिवाइस इनके ऊपर क्यों लगा रहे हो, है ना? या फिर मान लीजिए आपका सफिशिएंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो क्यूमुलेटिव देख के चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर महीने ही चेक किया जाएगा। अगर पिछले महीने आपने ज्यादा पे कर दिया, 10% कैश में पे कर दिया है, तो अगले महीने की पूर्ति उससे वहां पे करा ली जाएगी। और यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन इससे रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सीजनल बिजनेस है, अब जो ऊनी कपड़े बनते हैं, जो वूलन कपड़े बनते हैं आपके, तो ये गर्मियों में बनते हैं और सर्दियों में बिकते हैं। तो जब बन रहे होंगे गर्मियों में, तो ये अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, ये सब करना, वो सब करना, तो इनके पास क्रेडिट का ना भंडार हो जाता है। अब गर्मियों में सेल तो हो नहीं रही है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 0 और क्रेडिट का भंडार। अब जैसी सर्दियां शुरू होती हैं तो शुरुआती 1-2 महीने के अंदर इन्हें कैश में भरना ही नहीं पड़ता, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी क्रेडिट का भंडार होता है। तो ये बोले भाई साहब हमको चोर थोड़ी ना है, हमारा बिजनेस ही सीजनल है, हम क्या करें? तो ऐसे लोगों को वो रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर के पास जाकर, तो 1% की रिक्वायरमेंट से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक प्रकार की ट्रैकिंग डिवाइस है, और यहां से ट्रैक करके फिर जो मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे छिपा बैठा है उसको पेनल्टी के चैप्टर में जाकर ढंग से पेनल्टी लगाई जाती है और अरेस्ट के प्रोविजन भी उसके लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे करके मालिक यहां पर आकर ये बात खत्म हो जाती है।